अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत वराचा। पाकिस्तान में सियासी लड़ाई इंतहा को पहुंची हुई है। ख्वाहिश होती है कि कोई तो बड़ा हो इस मुल्क में जो मामलात को अफ़हाम और तफ़हीम के ज़रिए आगे बढ़ाए। सियासत में चपकलिश होती रहती है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत अख्तियार कर रही है। एक बड़ी अदालत को भी हुकूमत को हुक्म देना पड़ा कि बड़े इज्तिमाआत को रोके, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट समझती है कि सारा कुछ उसके जलसे रुकवाने के लिए किया जा रहा है। बदएतमादी सियासी है, कोई तो हो, बड़ा आदमी हो, बड़ा किरदार अदा करे ताकि माहौल को आगे बढ़ाया जा सके। पाकिस्तान के अंदर और भी बहुत मसाइल हैं। वज़ीर आज़म ने इंतखाबात को ट्रांसपेरेंट बनाने के हवाले से अभी ऐलानात भी किए हैं। आज हम उस बड़े आदमी के किरदार के हवाले से बात करेंगे और आज हमारे रूबरू हैं आइन में दर्ज सबसे बड़े मनसब पर फायज, जी हाँ, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत सारे इश्यूज़ हैं और बड़ा अजीब सा लगता है पाकिस्तान के अंदर जब कोई चाहे जैसे चाहे रास्ते बंद कर दे, खारदार तारें लगा दी जाएँ, लोगों की आमद-ओ-रफ्त बंद कर दी जाए। हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो रास्ते साफ़ करने की तलकीन की थी। हम तरतीब के साथ इन चीज़ों पे आपकी तवज्जो चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को भी लाएंगे, ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शन को इंश्योर करेंगे। आप तो बड़े अरसे से, मुझे याद है, ये काम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से, ताकि जो एक हर इंतखाबात के हवाले से कहा जाता है कि ट्रांसपेरेंट नहीं होते, तो ये एक अच्छी खबर आप जिसकी कोशिशें कर रहे थे वो किसी मंतक को पहुँच रही है अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मास्क अब उतार रहा हूँ इस वजह से कि इस पर यह गुफ्तगू हो जाए कि जो दूसरी लहर आ रही है जिसका आपने जिक्र किया और बार बार कहा जा रहा है, इसमें एहतियात करना लाजमी है और वही SOPs के साथ दुनिया के सारे काम चल सकते हैं जो डिसाइड किए गए। मास्क पहनना, हाथों को फ्रीक्वेंटली धोना और फासले रखना, 6 फुट का या जितना फासला रखा जाए ताकि ये चीज़ फैले ना। इसमें जब पाकिस्तान की एक जीत हो चुकी है, आप वाकिफ़ हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर और हमारी तिजारत के ऊपर और हमारी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर इसका कम असर हुआ। सही वक्त पर सही फ़ैसले कर लिए गए, अल्लाह ताला ने भी रहम किया, एहसास के ज़रिए लोगों का ख्याल रखा गया और लोगों ने इज्तिमाई तौर पर मसाजिद के अंदर हर जगह एहतियात कर ली। तो मैं समझता हूँ कि ये एहतियात लाजमी है। कौमों के अंदर फ़र्क इसी डिसिप्लिन के साथ आ भी जाता है। तामीराती डिसिप्लिन और सोशल डिसिप्लिन दोनों के अंदर आप ये देखिए कि जो कौमें अपनी तामीराती डिसिप्लिन में आती हैं, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कारोबार के एतबार से वो तरक्की करती हैं, और जो सोशल डिसिप्लिन कर लेती हैं वो रास्ता खुलता है तामीराती डिसिप्लिन में। आपने जो इब्तिदाइया जिसका जिक्र किया आपने, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का भी जिक्र किया। असल में जो भी प्राइम मिनिस्टर, ये प्रेसिडेंट, मैं 3 चीज़ें हैं, 3 जिनका मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ। जो भी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट इंग्लैंड गया या कहीं गया, उसने कहा कि जी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने की आसानी पैदा करेंगे, क्योंकि रोका नहीं जा सकता। वोट वो दे सकते हैं, कानूनन आईनी तौर पर दे सकते थे, मगर कोई सिस्टम नहीं था। बिल्कुल। तो उसके लिए भी एक कोशिश मेरी जारी थी। मैं कोर्ट में गया, 2010-11 से सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। फिर उसके बाद जब असेंबली में इलेक्ट हुआ तो मुझे चेयरमैन बनाया गया। पार्लियामेंट ने चेयरमैन बनाया 3 चीज़ों का, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कर ली जाए। असल में, और उसके ऊपर मैंने रिपोर्ट भी दी और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी चीफ इलेक्शन कमीशन के थ्रू गया, और कुछ टेस्टिंग हो गई मशीनों की भी, ये भी आपको शायद इल्म हो। तो पहले तो सबसे ज़्यादा बहस हमेशा से ये होती है कि आदमी जो आया वो असल वोटर है या नहीं है। ठीक है जी, पहली बहस है। तो पहले कुछ भी नहीं था, अब तस्वीरें भी आती हैं। तस्वीरों के साथ साथ अब इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान के अंदर डिजिटल आइडेंटिफिकेशन हर चीज़ में आ गई है। बैंक में जाएं, कहीं जाएं तो ये डिजिटल आइडेंटिफिकेशन हो गई, मशीनें भी हर जगह मौजूद है। तो पायलट टेस्टिंग हुई है 1-2 बाई इलेक्शंस के अंदर हो गई। उसके अंदर 88% कामयाबी
आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है। अच्छा, और जो 12% नाकामी थी उसकी वजह मशीन नहीं थी, उसकी वजह ये थी कि नादरा के अपने रिकॉर्ड्स जो हैं वो इतने क्लियर नहीं थे। अब वो भी इंप्रूव कर गए, तो लिहाजा एक ये कंट्रोवर्सी के गलत वोटर आया, खत्म हो गया, खत्म हो जाएगी, है ना। इन्वेस्ट करना पड़ेगा। Exactly. वो मशीनें मैं देख रहा हूँ, इंशाल्लाह कल भी एक मीटिंग है जिसके अंदर हम मजीद करेंगे कि पाकिस्तान की अपनी बनी हुई मशीनें हो, क्योंकि 3 लाख पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग बूथ्स। जी जी। तो तकरीबन तो 3 लाख पोलिंग बूथ जितनी मशीनें बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय हम खुद बना सकते हैं। तो एक तो ये चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज ये है कि वोटिंग के अंदर धांधली ना हो। अच्छा, आप यानी जिसके हक में वोट दिया जाए उसी के हक में काउंट किया जाए, वही काउंट किया जाए। और बहुत बड़ी परेशानी है। अच्छा, ये ना हो कि वोट बना बनाकर बक्से में डाल दिया जाए, ठीक है ना। अच्छा, और इसको अगर हैंडल कर लेना तो बहुत सारी पॉलिटिकल ऑपोजिशन और क्राइसिस जिसमें पाकिस्तान अरबों रुपए का नुकसान होता है। आपको याद है हमारा धरना इसी के ऊपर था कि भाई खोलो, वोटिंग सही ऐसे है। अच्छा, आपको मालूम है अभी भी अपोजिशन का बयानिया है कि 2018 की इलेक्शन सही नहीं हुए। तो मैं समझता हूं अभी गिलगित वाले इलेक्शन पे भी इतराज़ात यही हैं कि वोट काउंट सही नहीं हुए, जिसको वोट डाले गए उसके हक में काउंट नहीं किए गए। अच्छा, तो लिहाजा सबसे बड़ा मसला, सियासी मसला यह है कि वोट सही हो जाए। अब उसको 2 इम्कानात हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, जैसे इंडिया ने किया, बटन दबा दिया, ऐसे ही उस पर वोट हो गया। अब वहां इतनी रिलायबिलिटी हो गई कि वो बटन दबने पे और कंप्यूटर काउंट पर लोगों को भरोसा है। पाकिस्तान में वो कैफियत अभी नहीं है, और दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के एतबार से कुछ शुकूक व शुबहात हैं। तो मैं गया था फिलिपाइन नेशनल असेंबली के डेलीगेशन के तौर पर, और उसके अंदर 2-3 MNAs और भी थे। और इस वक्त इंग्लैंड में भी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपने वोट दिया, बैलेट पेपर मिला आपको, आपने वोट दिया, यहां हमारे हमने मोहर लगा दी। हम एक चीज ये सोच रहे हैं कि इसको आपने स्कैनर पर रखा और स्कैनर पे वोट स्कैन जब हो गया उसके बाद आपने बैलेट बॉक्स में डाल दिया। तो 2 काम हो गए। एक तो ये हुआ कि इसका प्रोसेस टाइम्ड रहा। ये नहीं हो सकता कि अचानक आपको पता चला कि 4:30 और 5 के दरमियान 2000 वोट पड़ गए, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज एक सिस्टम के साथ एक टाइम से चल रही है। हो ही नहीं सकता इसके अंदर, है ना। ना वो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये हो सकता है कि आधे घंटे के अंदर 2000 आदमी गुजर गए। अच्छा, ना वोट के अंदर हो सकता है। तो एक तो स्कैनर पर रखा, स्कैन हुआ। ये अमेरिका में आज हो रहा है, नथिंग न्यू, ठीक है जी। स्कैनर है, पेपर बैलेट मौजूद है, स्कैनर पर काउंट भी चल रहा है, जो देखा नहीं जा रहा। एग्जैक्टली। ठीक 5 बजे आपको पता चल जाएगा क्या कितने वोट पड़े, ठीक 5, क्योंकि तो चल ही रहा है ऐसे ही, है ना। 5:01 भी नहीं लगेगा, 5 आ जाएगा 5 बजे कितने वोट पड़े। अच्छा, और पेपर वोट भी मौजूद है, ठीक है जी। तो अगर आपको चैलेंज हुआ ना तो पेपर वोट भी मौजूद है, स्कैनर भी मौजूद है, पेपर वोट भी मौजूद है। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कल कह रहा था, मैंने उनसे ये कहा कि जहां इमरान खान न्यूट्रल एम्पायर्स लेकर आया, अगर ये जो उनकी ख्वाहिश है ये इम्प्लीमेंट हो जाए, एंड आई विल इंश्योर दैट, क्योंकि इमरान खान साहब ने मुझे बनाया है IT की टास्क फोर्स का हेड। ये मामला IT रिलेटेड है सारे, जी जी जी, है ना। तो इस टास्क फोर्स के नीचे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ IT के साथ मिलकर वो इलेक्शन कमीशन के साथ इस चीज़ में गुफ्तगू करते रहते हैं, और इन्हीं के जरिए हम भी इलेक्शन कमीशन से यही करते हैं कि भाई वी आर देयर टू हेल्प यू। फैसला तुम करोगे, फैसला हम नहीं करेंगे, मगर जो IT रिलेटेड हार्डवेयर है एग्जैक्टली जो वो तैयार करके जो सिस्टम है तो वो तैयार। तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपके जरिए मैं समझता हूं बहुत बड़ी खबर है, मैं आपसे वादा करता हूं कि 2023 के इंतखाबात के अंदर ये सारी सिक्योरिटीज आ जाएंगी। चलें, बड़ी जबरदस्त बहुत बड़ी खबर आपने हमें दे दी कि खुद इमरान खान भी जब अपोजिशन में थे कहते थे कि पाकिस्तान में कोई इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ। अब अपोजिशन कह रही है खुदा करे कि 2023 का इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो जाए। मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब ब्रेक ले लेता हूं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपनी इसी सियासी हवाले से गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। ये बात दुरुस्त है, लॉन्ग टर्म हम सॉल्यूशंस निकाल रहे हैं, बड़ी अच्छी पेशरफ्त है।
अभी जो क्राइसिस है, यानी आज भी 24 घंटे में 2700 से ज़्यादा कोरोना के केसेस आए, लेकिन फिर जलसे हो रहे हैं। हम पेशावर का जलसा होना है, मुल्तान का जलसा होना है, फिर लाहौर का जलसा होना है। ये जो मिसट्रस्ट है वो बड़ा डीप रूटेड है, वो मेरे कहने से, हमारे कन्विंस करने से तो वो दूर नहीं होगा। अपोजिशन ये समझती है कि हम ज़रूर जलसे करेंगे, बड़े इज्तिमात होंगे, कोरोना का ख़तरा तो और बढ़ रहा है। इस सूरत हाल को प्रेसिडेंट साहब कैसे देखा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए? देखिए, मैं ये डिस्ट्रस्ट जो है ये दूर नहीं होगा तो इस बात का इम्कान है कि कोरोना बढ़ जाए। और इसके अंदर कोरोना जो है ना, उसने गरीब अमीर का कोई फ़र्क नहीं डाला, सबको असर करता है। आपने देखा MNAs भी थे, MPs भी थे, सब लोगों को, गवर्नर को भी हुआ, चीफ मिनिस्टर्स को भी हुआ, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जी उनका इंतकाल भी हुआ, और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान को हुआ, चीफ मिनिस्टर सिंध को हुआ। तो ये इसमें कोई तफरीक नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश है जिसके अंदर सब बराबर है। कोई अमीर, ये नहीं हो सकता कि अमीर प्रिवेंट कर ले अपने आप को कोविड से शिकार ना हो, सब शिकार हुए। तो इसमें मैं दरख्वास्त कर सकता हूँ सबसे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी और अपोजिशन से भी, कि जलसों को अगर इतना मौखर कर लें, इतना मौखर कर लें कि कोविड के ऊपर चेंज जो है, जो ऊपर जा रही है, इसके डाउन स्लोप तक चेंज कर लें, फिर उसके बाद रिज्यूम कर लीजिएगा। इट्स नॉट द अपोजिशन, इट्स नॉट द गवर्नमेंट जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो सबसे कह रहा हूँ कि जरा सा एहतियात कर लो, ये सर्दियों के अंदर वायरस के बढ़ने का इम्कान है और अभी और दुनिया में बढ़ रहा है जी, और दुनिया में बढ़ रहा है। यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर सर्दियां आ रही हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आ रही है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये बढ़ा है, यूरोप के अंदर बढ़ा है, स्पेन में बढ़ा है, इंग्लैंड में बढ़ा है, अमेरिका में बढ़ा है। तो लिहाजा एक एहतियात और कर लो तो पाकिस्तान जिस डिसिप्लिन अंदाज से पहले मुकाबला किया था, इंशाल्लाह अब भी कर लेंगे। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर भी दिया हुकूमत को, फिर अगर अपील करने से, पैगाम देने से जलसे बंद नहीं हो रहे, रश बंद नहीं हो रहे, बाजारों में SOPs ऑब्जर्व नहीं हो रही, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो हुक्म आ गया बाकायदा हुकूमत के लिए। हुक्म भी आ गया, मगर आप ये देखिए कि जब कोविड आया था तो हमारे पाकिस्तानी ये कहते थे, बार बार टीवी पर बहुत सारे आए, उन्होंने कहा जी अनपढ़ कौम है, ये डिसिप्लिन अपने आप को नहीं कर सकती, लिहाजा आप कर्फ्यू लगा दें। याद है ये डिस्कशन भी हुए थे। अच्छा, आपने ये देखा कि जो पढ़ी लिखी कौमें हैं वहां पे ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, वहां ज्यादा वायलेशन हुई, इस अनपढ़ कौम ने तो ज्यादा अपने ऊपर डिसिप्लिन। आपका किरदार माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा, आप मसाजिद में गए, SOPs ऑब्जर्व किए, आप दौरे करते रहे, अभी भी आप वो एक्टिविटी अंडरटेक करेंगे? मैंने मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर से भी बात की थी, कोई 5-6 दिन हुए, और मैंने कहा कि उलमा से फिर मैं अपील करूं, तो मैं मुख्तलिफ उलमा से फ़ोन पर ज़रूर बात कर रहा हूँ। मगर आप ये देखिए कि मैं उनसे पहले हमने क्या दरख्वास्त की थी, तकरीबन जब ये 2500 पर पहुंचा था पहली वेव में, तो हमने उलमा से बातचीत शुरू की थी, क्योंकि रमज़ान भी आ रहे थे, तरावियाँ भी शुरू हो रही थी, ईदैन का क्या होना था, उसके अंदर माशाअल्लाह उलमा ने खूब कोऑपरेट किया एंड वी केम टू एन एग्रीमेंट। मगर अब हम समझते ये हैं कि पहले सियासतदान अपने आप को थोड़ा सा तो डिसिप्लिन करें, तो फिर हम उलमा के साथ भी इस पर बात करें। मगर इंडिविजुअली मैंने बातचीत शुरू की है कि वो मसाजिद के अंदर एहतियात करें। मगर सुनो भाई, बाजारों के अंदर और सियासी इज्तिमात के अंदर तो सब ऐलान कर रहे हैं अपोजिशन के लोग के हम अमल नहीं करेंगे, और लोग बाजारों में अमल नहीं कर रहे अच्छी तरह से, तो बेचारे मैं मसाजिद के अंदर नमाजियों के ऊपर से प्रेशर डालकर बात करना तो मुनासिब भी नहीं। यही नुक्ता के अपोजिशन या सियासतदान अमल नहीं कर रहे, सही है। फिर क्या हाल है? एक जो मैं शुरू से गुजारिश कर रहा हूं कि इतना सियासी तनाव है, गद्दारी के पर्चे हैं, गद्दारी के सर्टिफिकेट हैं, इस माहौल को हम किसी तरह लोअर डाउन कर सकते हैं? वो आपको याद है जब गर्मी ज्यादा होती है ना तो छिड़काव करते हैं, गांव के अंदर भी, सड़कों पर भी, घर के शहर के अंदर भी, उस सारे छिड़काव की जरूरत है कि कुछ ठंडा हो जाए माहौल। किस तरह? मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन को भी एक तो गवर्नमेंट के साथ एंगेज करना चाहिए। ये जो कैफियत है कि नहीं गवर्नमेंट के साथ नहीं, अस्करी क़ुव्वतों के साथ हम बात करेंगे, मुनासिब कैफियत नहीं है, जमहूरियतों में होना नहीं चाहिए।
अच्छा, और ये जो कन्फ्रंटेशन इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने पिक किया, ये भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे भी मुल्क को नुकसान होता है। बात गवर्नमेंट के साथ ही एंगेज करना है। मैं समझता हूँ बड़ा अहम एंगेजमेंट का रास्ता मैंने आपके सामने रखा कि वोटिंग के एतबार से जो मैं मस्बत काम इंशाल्लाह मेरी टास्क फोर्स से निकल आएगा, मस्बत निकल भी आया है ओवरसीज पाकिस्तानीज की वोटिंग के हवाले से। बड़ा इंटरनेशनली हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स इंटरनेशनल, उनको भी मशवरों में शामिल किया है, और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को रास्ता दिखाने के एतबार से हमने ये काम किया, बल्कि इश्तिहार भी दिया है इलेक्शन कमीशन ने कोई 5-6 दिन पहले, 8-10 दिन पहले वो इश्तिहार भी बड़े कंसेंसस से निकला, ताकि जो अगर ओवरसीज पाकिस्तानी की वोटिंग ही हो तो हैकिंग ना हो सके। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो या सिर्फ स्कैनिंग हो, ये दोनों ऑप्शंस हैं। ये एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग ऑपोजिशन का और हुकूमत का निकल सकता है। एक दूसरे, ये मैंने कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहा कि जैसे ही ये इसके ऊपर हम किसी नतीजे पर आए तो इसका इन तीनों चीज़ों के ऊपर, ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ वोटर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इन विद इन पाकिस्तान, इसके ऊपर असेंबली में डिबेट होना चाहिए। तो मैंने उनको सिर्फ ये कहा है कि कल आपकी प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई थी? नहीं, मीटिंग नहीं, गुफ्तगू हुई। अच्छा, है ना। और उसके बाद जब वो वापस आ गए थे अफगानिस्तान से, जी, हाँ, जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा इसको ASAP, उन्होंने लिख कर भी मुझे भेजा कि इसको एज सुन एज पॉसिबल डॉक्टर साहब ये चीजें आप लेकर आए। अच्छा, और मैं समझता हूं कि ये वो एरिया है जहां पर पॉलिटिकल कंसेंसस निकल सकता है, यानी बुनियाद बन सकती है किसी भी डायलॉग की, बहुत बड़ी बुनियाद। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अगर मशावरत शुरू हो जाए तो ब्रॉडर इसकी कोई न कोई मफामती अमल बन सकता है। लेकिन अपोजिशन की ये बात जायज़ है, जब भी अपोजिशन ने किसी डायलॉग की बात की, मफामत की बात की, मिसाक मईशत की बात की, दहशतगर्दी के खिलाफ कदम बढ़ाने की बात की, तो हुकूमत की तरफ से कहा गया कि ये तो NRO मांगते हैं, ये तो रियायत मांगते हैं, ये तो करप्शन केसेस ख़त्म कराना चाह रहे हैं। तो अब लगता है कि ये दूसरी साइड पे कहानी चलेगी। अब हुकूमत कह रही है कि आए बैठें डायलॉग करें, अपोजिशन कहती है कि अब हम डायलॉग नहीं करेंगे। क्या चाहते हैं फिर वो? देखिए ना, इलेक्शन तो आएगा, 2023 का आएगा, उसके लिए कोई रिफॉर्म्स होंगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो अखाड़े की गुफ्तगू है ना, वो अखाड़े में रहने दें। ये तो एक कंस्ट्रक्टिव बात है ना, दो चीजें कंस्ट्रक्टिव हमने और आपने बात की, एक तो कोविड की एहतियात, जी हाँ, बिल्कुल, ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्टिव बात है। इसमें कोई पॉलिटिकल ये जरूर है कि जी अब क्यों किया, जब क्यों किया, उसको छोड़ दें। सबके बयानात हैं, जब हुकूमत लॉकडाउन नहीं कर रही थी तो सबके बयानात हैं, बंद करो लोग मर जाएंगे। अब जब हुकूमत कह रही है थोड़ा बंद करो तो कहते बयानात हैं। उस वक्त हुकूमत कहती थी कि अशराफिया लॉकडाउन करवाना चाह रही है, लेकिन बहरहाल आगे बढ़ना होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो आम तौर पर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो उसके अंदर कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पकड़ लो, है ना, मेन कॉन्फ्लिक्ट बाद में हल होगा, CBMs कर लो। तो ये जो वोटिंग का है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात है, ये वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हो सकता है जिसके अंदर 2023 हम सब मिलकर इंश्योर कर लें कि मुनसिफाना इंतखाबात होंगे। तो फिर आप चूंकि इस सारी चीज को बड़े अरसे से सुपरवाइज कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस में आगे बढ़ रही है, आप फिर बाज़ाब्ता तौर पर ये सोचते हैं कि आप इनवाइट करें अपोजिशन को, कम से कम इस इशू पे बैठें, सारे आपके साथ बैठ जाएं, हुकूमती मशीनरी भी हो, अपोजिशन भी हो। ये सिंबल ऑफ फेडरेशन है, आप फेडरेशन के सरबराह हैं। कोई ऐसा इनिशिएटिव आपके जहन में है? जी, मेरे जहन में पहला इनिशिएटिव तो ये है कि पार्लियामेंट्री ये जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन मशीन के साथ इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा का भी बाई इलेक्शन हुआ था, वो उसकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में आ गई। ठीक है जी। बाकी दो रिपोर्ट्स भी, ओवरसीज पाकिस्तानी वोटिंग का टेस्ट रन हुआ था, वो भी पार्लियामेंट में आ गई। तो ये 2-3 रिपोर्ट्स पार्लियामेंट में हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब से कल ही मैंने ये कहा है कि जैसे ही मामला यहाँ पक्का हो जाए कि कौन सी मशीन की तरफ प्रेफरेंसेस हैं, फिर ये मामला पार्लियामेंट में चला जाए, क्योंकि पार्लियामेंट इज द रियल फोर्स जो इसके ऊपर फैसला करेगी। तो वहां पर डिबेट हो, और डिबेट होना अच्छा है, क्योंकि एक अच्छे रास्ते की तरफ जब जा रहे हैं तो कंसेंसस जरूरी है।
बगैर कंसेंसस के कोई काम आप लेकर चलें तो मसाइल पैदा होंगे। कंसेंसस जरूरी है। तो इसके ऊपर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के अंदर जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक्ट था, जिसकी तहरीर के अंदर और जिसको बदलने के लिए मैं उस कमेटी में भी था, उसके अंदर गुंजाइश भी बन गई और मजीद अमेंडमेंट, जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि सेनेट के अंदर शो ऑफ हैंड हो ताकि आईनी तरमीम करना पड़ेगी। वो तो तरमीम के जरिए आएगा। बहुत सारी चीजों के अंदर तरमीम की जरूरत नहीं है, इलेक्शंस एक्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा। मैं ब्रेक लेता हूं नादरीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। प्रेसिडेंट साहब, मैं गुजारिश कर रहा था कि जो चाहता है जब चाहता है जहां रास्ते बंद कर देता है। फैजाबाद में अभी धरना हुआ, फैजाबाद बंद था, 2-3 दिन मोबाइल सर्विस बंद रही, पूरे मुल्क से इस्लामाबाद तो एक गर्दन है पाकिस्तान की, बंद था इस्लामाबाद। फिर आपारे से मेलोडी आते हुए रोड बंद है, इस्लामाबाद की आर्टरी है, 4-5 महीने हो गए, बेहिस्सी के इंतहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है उसकी। तो ये हमारा कल्चर ये भी तो बदलना चाहिए। हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रास्ते साफ किया करते थे, उनके रास्ते में जो कोई कांटे बिछाते थे वो खुद कांटे उठा के दूर रखते थे, हम रास्ते बंद कर देते हैं। बिल्कुल सही आपने फरमाया। मैं समझता हूँ कि इनके अंदर एक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या आपके सामने और आपके नाजरीन के लिए इसमें और मकसद बढ़ा देगा। वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या ये है कि एक मतलब वो बाज़ार से गुज़र रहे थे तो उन्होंने 2-3 लोगों को देखा बड़ी ज़ोर से गुफ्तगू कर रहे। तो उन्होंने कहा कि उनके पास गए और उन्होंने कहा कि देखो, जो बाज़ार का और रास्तों का तकाजा है वो उसके अंदर तो उन्होंने 3 चीज़ों की वजाहत की। एक तो उन्होंने ये कहा कि अपनी आवाज़ नीचे रखो ताकि दूसरों को तक ना जाए, अपनी आवाज़ नीचे रखो। दूसरे ये कि उन्होंने ये कहा कि अपनी नज़रें नीचे रखो। ये देखो, हिजाब की बात बड़ी अहम है, आजकल के माशरे में और बहुत अहम हो गई है ना, कि अपनी नज़रें नीचे रखो ताकि एक हिजाब की, एक एहतियात की कैफियत इंसान के अंदर रहे। तीसरे उन्होंने कहा जो मेरे पर भी लागू होती है, और वो ये कि जब कहीं से गुजरो तो दूसरों को तकलीफ ना हो। बड़ी बात बहुत। यानी अगर आप रास्ता ब्लॉक कर रहे हैं तो आप तो क्रिएट कर रहे हैं तकलीफ। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटेस्ट मत करो, इसका मतलब ये नहीं है कि इज्तिमात सड़कों पर नहीं लाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि जुलूस नहीं निकालो। इसका सिर्फ ये मतलब है कि एक डिसिप्लिन ये क्रिएट कर लो कि लोगों के आने जाने के लिए छोटा सा रास्ता खोल दो। जी जी बिल्कुल, है ना। एम्बुलेंसेस का आप देखते रहते हैं, हमेशा एतराजात होते हैं कि जी एम्बुलेंस में था और रास्ते में जान गई, ये रास्ते में मजीद बीमार हो गया, ये है, फिर लोगों के अपने मसाइल के साथ रुकावट होती है। मगर जुलूस वाले इस बात पर भी खुश होते हैं कि इनकी वजह से सारा रास्ता बंद हो गया। मैंने भी रास्ते बंद कराए, आपको आपके सामने ये बात रख रहा हूँ कि ये मैं समझता हूँ कि वो कैफियत माशरे के अंदर हमें माशरे की तरबियत करनी पड़ेगी। जैसे आज मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आज इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे है। जी हाँ। तो मैंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के अंदर मैंने ये कहा कि बच्चों के हवाले से जिम्मेदारी उनकी खुशियों को बरकरार रखने की और सिक्योरिटी के हवाले से हर चीज़ की जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत पर नहीं है, हुकूमत पर है और मेरे ऊपर है और आपके ऊपर है, हर शख्स के ऊपर है, हर शख्स। यानी माशरे के अंदर जो कैफियत जुल्म और ज्यादती की हो रही है ना, तो उसके अंदर माशरों को अपनी आंखें खोल कर रखनी चाहिए। है? इसके साथ साथ ये जो उनकी तरबियत, उनकी मोहब्बत, उनकी तालीम, ये फिक्र हुकूमत भी करती रहे। मगर बच्चे तो मेरे और आपके घर में लोग, ये जो अशराफिया है ये बच्चों को घरों में नौकर कर लेती है और अपनी औलाद में और बच्चों में जमीन और आसमान का फर्क होता है। या तो अगर कर भी लो, फर्ज एक तो करो मत, इनको तालीम पर छोड़ो, मगर कर भी लो तो अपनी औलाद जैसी तालीम दे दो, अपनी औलाद जैसा खाना और अपनी औलाद जैसा पहनना उनको दे दो, तो फिर भी अल्लाह माफ कर देगा। है? तो मैं समझता हूँ कि जो आपने बात की जलसे जुलूसों के अंदर जो लोगों के ऊपर तकालीफ आती हैं, तो एक तरफ चाहे आप मजहबी जुलूस निकाल रहे हो, एक तरफ आप सवाब कमा रहे हैं, एक तरफ आपके कोई ना कोई बद्दुआ दे रहा होगा। ऐसे ही जब मस्जिद के बाद भी बाहर भी मैं देखता हूँ लोग गाड़ियां खड़ी करके चले जाते हैं, तो कोई तकलीफ हो रहा होता है किसी को और अंदर वो सवाब कमा रहे होते हैं, तो उनका सवाब भी बैलेंस आउट हो जाता होगा। अच्छा, इस फैजाबाद धरने के हवाले से पुराना धरना भी था, बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई,
फिर उसमें काजी फायद ईसा साहब का एक रेफरेंस आया, उन्होंने अपोजिशन कह रही थी कि धरने के फैसले से मुंसलिक है। उससे बढ़ के जो अभी डिटेल जजमेंट हुई उसमें आप के हवाले से बात की गई कि आप जो एक मैंडेटरी जो डिस्क्रेशनरी पावर थी आपने उसका पास नहीं किया, लिहाज नहीं किया, डिड नॉट यूज दी मैंडेटरी डिस्क्रिशनरी पावर। तो आप उस जजमेंट के हवाले से कोई तो मौकफ रखते होंगे? नहीं, मैं उस जजमेंट का क्योंकि रिव्यू पर भी है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एफबीआर की रिपोर्ट्स भी देखेगी, तो मैं उस जजमेंट पर कुछ नहीं कहूंगा। अलबत्ता मेरे जहन में मामला जो पहले क्लियर थे वो आज भी क्लियर है कि मेरे पास कोई चीज आएगी तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि अपनी तहकीकात कर लूं, बल्कि एक जजमेंट में ये भी कहा गया कि मैं अपनी तहकीकात करूं। मेरे पास तो कोई इदारा नहीं है तहकीकात को, और तहकीकात करूंगा तो लोग मजीद मोतरज होंगे कि इससे क्यों कराया, तुमने इससे क्यों कराया, तुम हुकूमत सरकारी इदारों से तुम्हें तहकीकात करानी चाहिए थी। तो मैं आज भी मुतमईन हूँ इस बात से कि मेरे पास कोई तहकीकाती कैफियत नहीं है, एक जजमेंट कॉल है। मैं उसको जो मटीरियल मेरे पास आएगा उस एतबार से मैं एक जजमेंट कॉल करूंगा। और मेरे बस में यही था कि भाई, क्योंकि अगर मेरे पास फैसला होता तो मैं फैसला कर लेता कोई ना कोई। मेरे पास तो ये था कि अगर आप महसूस करते हैं कोई बात, मैं लिखकर भी यही दिया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस बात पर फैसला करे। इसमें मुझे आज भी मैं मुतमईन हूं कि कोई इसमें कोई गलती का इम्कान नहीं था कि जी फैसला आप करें। मैंने अपने ओपिनियन के एतबार से भी ये कहा, वरना कानून ये कहता है मैं ओपिनियन बना लूं। मैंने अपने ओपिनियन के हवाले से भी कहा कि इसका मैं इतना ओपिनियन बनाता हूं कि आप तहकीकात करें। एक और भी कानूनी मामला, वो जो पीटीवी पे हमले वाला मामला था, आपका केस मुकदमा चल रहा है मेरे ऊपर। नहीं, लेकिन वो कहा गया ना कि जी जब तक आपकी मुद्दत सदारत है वो डेफर रहेगा। नहीं, पे तो मैंने पहले भी इनकार किया था। पहले भी जैसे ही मैं आया तो मुझे वहां पे कोर्ट के अंदर ये कैफियत हुई कि जी आप इंडेमनिटी, आपको प्रोटेक्शन, एमनेस्टी होगी। मैं कहा नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, जो चीज है उसके ऊपर फैसला करें। मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा हुआ है कि मैंने हथियार सप्लाई किए तो देख लो भाई, जैसे सबूत देना है दे दे, खत्म। लेकिन अभी तो कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी का नहीं, हम नहीं चाहते कोर्ट ने, लेकिन कोर्ट ने तो एक्सरसाइज की है। नहीं की, क्योंकि जब मेरे पास जबरदस्ती इम्यूनिटी कैसे थोप सकते। मैं कह रहा हूँ फैसला करो भाई, नहीं चाहता मैं। लेकिन अदालत ने तो कहा ना, बाकियों पे इंडाइटमेंट उन्होंने कहा करेंगे। मैंने अपने वकील से रिक्वेस्ट की है कि अदालत में जाकर मेरी पोजीशन क्लैरिफाई कर दें कि मैं इम्यूनिटी नहीं चाहता हूं, फैसला करें, किस्सा खत्म करें। यार क्या यार, इस्लाम की रूह से तो कोई इम्यूनिटी नहीं होती। लेकिन हज़रत उमर के ऊपर आदमी खड़ा होकर कहता है आपने ये क्या किया, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं खलीफा हूं, मुझे इम्यूनिटी चाहिए। नहीं है। सो आपके वकील अभी एटीसी में जाके ये कहेंगे कि सदर साहब का भी फैसला करें, इम्यूनिटी नहीं चाहते। कराची से आपका ताल्लुक है, वक्त भी जा रहा है, लेकिन मेरे पास बहुत सारी चीजें थी। आपका शहर है, कराची के लोग आपसे मोहब्बत भी करते हैं, आपकी तरफ देखते भी हैं। सर्कुलर रेलवे आज चल पड़ी, क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा हुआ। असल में एक दो चीजें, यानी मैंने जैसे ही आया तो मैंने रेलवे मिनिस्टर साहब से कहा कि कराची से धावेजी तक चला दो रेलवे। अच्छा, क्यों मैंने उनसे कहा कि यार इसलिए कहा कि देखो जो पाकिस्तान स्टील मिल के वर्कर्स हैं या जो सारे वहाँ के वर्कर्स हैं ना, वो उनको पाबंदी मिल जाएगी रेलवे के जरिए। तो मगर उसका हमें बाद में एहसास हुआ कि उसका प्रचार ज्यादा करना था। बेचारे रेलवे मिनिस्टर ने उसको चलाया 1 महीने, फिर बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी लोग आते नहीं है। तो एक कंटिन्यूटी और एक उसका एक्सपोजर और उसकी पब्लिसिटी, जो प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करता है, प्राइवेट सेक्टर दुकान खोलने के साथ साथ उसको इतना मुश्तहर करता है ना कि ग्राहक आए। जी जी जी। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर क्यों इसमें जरा से लेट होता है, क्योंकि उसका मोमेंटम तो गवर्नमेंट फंड से चल ही रहा होता है ना। उसको इतनी भूख नहीं होती कि अगर 1 महीना नहीं होगा तो मैं तो बैठ जाऊंगा। एग्जैक्टली। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। चीफ जस्टिस साहब की मैं तारीफ करना चाहता हूं कि वो भी लगे रहे कराची के मामलात के अंदर। चीफ जस्टिस साहब बहुत इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। बल्कि एक मामला मैं आपसे जिक्र करूं, इंशाल्लाह अभी कराची जाऊंगा इस महीने के आखिर में, तो पाकिस्तान क्वार्टर्स, जहांगीर क्वार्टर्स वाला मामला एक रुका हुआ है। उसके अंदर एमिकेबल सोल्यूशन
चीफ जस्टिस साहब ने ये दे दिया था कि भाई गवर्नर इमरान इस्माइल साहब और दूसरे पॉलिटिशियंस मिलकर इसका एमिकेबल कोई सोल्यूशन निकालें। तो कराची के अंदर जो कसर है, मैं समझता हूं कि अगर प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर हल करे तो होगा। ये कैसे हल हो, मिलकर काम हो रहा है। ये देखें ना, अभी प्रॉब्लम हो जाते हैं, बारिश आती है तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, फिर थोड़ा सा सियासी वाकया होता है, आईजी वाला वाकया बहुत बड़ा वाकया हुआ, उसकी तहकीकात। अच्छा, ये आईजी वाला वाकया, ये फंडामेंटल्स देखे ना, बारिश होती है तो कराची के ऐसे फंडामेंटल्स पर प्रॉब्लम है कि निकासी है, आपका रास्ता सही नहीं है, जी जी, है ना, सड़कों पर कब्जे हो गए नालों के ऊपर, है ना, तो वो तो फंडामेंटल इश्यूज हैं। अच्छा, ये मामला है, ये एक जज्बाती कैफियत, आईजी वाला, ये इंसानों का मामला है ना, ये तो हैंडल करना आसान होना चाहिए था यार। यानी निकासी है, आपको ठीक करते करते तो 3 साल लगेंगे, इसको ठीक करने में तो मिनटों की बात है यार, फौरन ठीक करो इसको। क्या तक आईजी वाला वाकया कैसे, मतलब जज्बाती तो नहीं था? जज्बाती तो था ना। रियासत के 2 इदारे खुदा न खास्ता आपस में हेड ऑन कोलिजन आने वाले तो थे। हुआ ये ना कि एक जज्बाती कैफियत पैदा हुई कायदे आजम के मदार पर, और एक जज्बाती रिएक्शन हुआ उसका, और फिर वो बेहतर तरीके से मैनेज हो सकता था। बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हमारे रूबरू थे। नादरीन, बहुत ज़बरदस्त एक उन्होंने तजवीज़ दी है कि सियासी तनाव को कम करने के लिए एक रास्ता बन सकता है, और वो है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। उम्मीद है ये पैगाम अपोजिशन तक भी पहुँचेगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे समेत, आपके समेत हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि अगर भारत में 800 मिलियन वोटर्स के वोट गिने भी दुरुस्त तौर पर जा सकते हैं और जिसको वोट डाला जाए उसी के हक में वोट निकल भी सकता है, तो पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।